हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल के अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र इसके अंदर मैं आज आपको मानव भूगोल का अर्थ समझा रही हूँ। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। अब यहाँ आधारभूत शाखा क्यों कहा गया है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो भूगोल के अंदर मानव भूगोल की शाखा को आधारभूत शाखा इसलिए माना गया है क्योंकि पूरा भूगोल विषय इस मानव भूगोल पर आधारित है। भूगोल का क्षेत्र विज्ञान है जो वर्णनीय है। पहले भूगोल विषय को विज्ञान के साथ ही पढ़ा जाता था, इसका स्वतंत्र कोई अपना अस्तित्व नहीं था। इसीलिए हम इसको विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत समझते हैं और इसको वर्णनीय कहा गया है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के जैसे इस भूगोल को समझते तो हैं, किंतु भूगोल विषय का हम वर्णन करके और फिर इसे समझाते हैं। इसीलिए भूगोल का क्षेत्र विज्ञान होने के साथ साथ इसको वर्णनीय कहा गया है, जिसमें क्षेत्रीय संबंध में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस मानव भूगोल के अंदर क्षेत्र यानी स्थान से संबंधित विभिन्न तथ्य या जानकारी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अब मानव भूगोल के अंदर प्रकृति और मानव दोनों के अध्ययन पर जोर क्यों दिया जाता है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि मानव है और प्रकृति नहीं है तो उस मानव का कोई अस्तित्व नहीं। अगर प्रकृति है और मानव नहीं तो भी उस प्रकृति का कोई उपयोग नहीं। अर्थात यह प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी प्रकृति का उपयोग मानव करता है, इसीलिए इन प्रकृति और मानव दोनों के अध्ययन पर मानव भूगोल में जोर दिया जाता है। ये दोनों अविभाजित तत्व है। कहने का आशय यहाँ यह है कि हम इस प्रकृति और मानव दोनों तत्वों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, जिनके आधार पर भूगोल की दो शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल विकसित हुई थी। इसका मतलब यहाँ यह है कि ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। दोनों यानी प्रकृति और मानव को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आगे जा कर के और भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं ने जन्म लिया। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की बनावट के बारे में और आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम इस भौतिक भूगोल पर यानी पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह मानव पृथ्वी पर निवास करते हुए अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है और उसके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के क्रियाकलापों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल का अर्थ समझने के बाद अब हम परिभाषाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा के बारे में समझा रही हूँ। तो ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, इनको ही हम आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से जानते हैं और इनकी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी के नाम से जानी जाती है। इनका कहना है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव इस समाज में निवास करता है और धरातल के बीच रहता है। यानी मानव समाज में निवास करते हुए इस प्रकृति के साथ, इस धरातल के साथ अपने अनेक प्रकार के संबंध बनाता है और उन्हीं अनेक प्रकार के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन विस्तृत रूप से हम इसमें करते हैं। अब हम बात करते हैं एलन सैंपल की। एलन सैंपल
मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी एलन सैंपल मानव को चंचल कह रही है। क्यों? क्योंकि मानव का मन हर पल हर क्षण बदलता रहता है। और पृथ्वी को अस्थायी शब्द के बारे में यहाँ बता रही है। तो पृथ्वी के साथ में उन्होंने अस्थायी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूर्णन क्रिया कर रही है, वह स्थायी नहीं है, वह गोल गोल घूमती रहती है। और यह मानव जो है चंचल है। यही चंचल मानव इस अस्थायी पृथ्वी के साथ में अनेक प्रकार के परिवर्तनशील संबंधों को स्थापित करता है। तो ये परिवर्तनशील संबंध क्या है? जब मानव अगर चंचल है, उसका मन चंचल है, उसका मन हर पल हर क्षण बदलता रहता है, तो इसी मानव के द्वारा इस पृथ्वी पर जो संबंध स्थापित किए जाएंगे वह संबंध भी परिवर्तनशील होते रहेंगे। यानी आज जो उसने संबंध बनाया है वो अलग होगा, अगले दिन जो वह इस पृथ्वी के साथ संबंध बनाएगा वो अलग होगा। यानी पृथ्वी के साथ में जो मानव सामंजस्य स्थापित करेगा वह भी हर पल हर क्षण बदलता रहेगा। इसीलिए एलन सैंपल चंचल मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों पर जोर देती है। मानव भूगोल की परिभाषा समझने के बाद अब हम मानव भूगोल की प्रकृति को समझ रहे हैं। मानव भूगोल की प्रकृति को समझने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मानव भूगोल में हम प्रकृति को समझने के लिए अन्य विषयों के साथ संबंध को जोड़ते हैं। अन्य विषयों के साथ हम संबंध को अगर जोड़ करके समझते हैं तो मानव भूगोल की प्रकृति हमें जल्दी से समझ में आ जाती है। इसीलिए मैं यहाँ आपको अन्य विषयों के साथ में संबंध जोड़ करके तुलना कर करके समझाऊंगी। प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रुंश के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से, यानी भूगोल में भूगोलवेता जीन ब्रुंश का नाम आता है। इन जीन ब्रुंश का कहना है कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है। यानी अगर अर्थशास्त्र को आपको समझना है तो कीमत को समझना बहुत जरूरी है। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर का भाग। अगर आपको पृथ्वी के अंदर के भाग, आंतरिक भाग के बारे में जानना है तो उसकी चट्टानों का अध्ययन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो भूगर्भ का संबंध जैसे चट्टानों से है, उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधे से। जैसा कि वनस्पति नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधे से। तो अगर वनस्पति शास्त्र को आपको पढ़ना है, समझना है, तो पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से। यानी अगर आपको मानवाचार विज्ञान, मानव से संबंधित विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसका अध्ययन करना है, तो हमारा मानव जो है इस पृथ्वी पर अनेक जातियों में निवास करता है। तो इन्हीं जातियों का अध्ययन आपको करना होगा। इतिहास का संबंध समय से है। और अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास यानी बीता हुआ समय का अध्ययन हमें करना होगा। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। यानी जितने भी विषयों का संबंध हमने कुछ घटकों के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु हमने स्थान को माना है। यानी अगर आप भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको स्थान के बारे में, जगह के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक होगा, जिसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अगर हमने स्थान का पता लगा लिया और स्थान का पता लगाने के बाद
भूगोल विषय के अंदर वो स्थान कहाँ है। सबसे पहले प्रश्न ये आता है हमारे सामने कि स्थान है तो है कहाँ, और ये स्थान यहाँ ही क्यों है, किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं है। तो इन दोनों यानी कहाँ व क्यों, दोनों का जो संबंध प्रश्नों से है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हम यहाँ करते हैं। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, यानी मानव पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहा है, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वह अनेक प्रकार से समायोजन कर अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न दृश्यों का निर्माण वह कर रहा है। तो मानव ने जितने भी दृश्यों का निर्माण किया है, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में आएगा। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। यानी मैं आपको अभी प्रकृति समझा रही हूँ, तो इसके अंदर, इस विषय की प्रकृति के अंदर मानवीय क्रियाकलाप को केंद्रीय बिंदु माना गया है। क्यों? क्योंकि यह मानव भूगोल मानव पर ही आधारित है। मानव के द्वारा की जाने वाली बहुत सारी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। तो अगर मानव भूगोल का अध्ययन करना है, हमें मानवीय क्रियाकलाप को ही पढ़ना होगा, समझना होगा। इसीलिए इसी मानवीय क्रियाकलाप को हमने भूगोल विषय की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु माना है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ, यानी हमने ये तो समझ लिया मानवीय क्रियाकलाप है क्या। फिर समझा रही हूँ, मानवीय क्रियाकलाप मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। यह जो क्रियाएं हैं, मानव जो ये मानवीय क्रियाएं कर रहा है, उनका विकास कहाँ हुआ इसका पता चल गया। तो आगे प्रश्न आता है कब हुआ। कब का उत्तर हमने ढूंढ लिया, उसके बाद प्रश्न हमारे सामने आएगा कैसे हुआ। तो इस प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ, इन तीनों प्रश्नों को हम भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। अब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर तो हम साधारणतया ही दे देंगे। यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण क्यों आया? क्योंकि हम भूगोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसीलिए जितने भी उत्तर हमारे यहाँ होंगे, वो सारे के सारे भौगोलिक दृष्टिकोण से ही हम प्रस्तुत करेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण अर्थात प्रकृति के साथ में, इस पृथ्वी के साथ में उसका संबंध जोड़ करके हम उसका पता लगाएंगे। अगर हम पृथ्वी के साथ में उसका संबंध जोड़ते हैं तो वह दृष्टिकोण भौगोलिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो कहाँ, कब जैसे प्रश्नों का उत्तर हम इस भौगोलिक दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत करते हैं। और सभी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, तो यह मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है, मानवीय भूगोल की प्रकृति को उजागर करता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन करता है। यानी ये पूरा हमने जो अभी 2 पैराग्राफ आपको समझाए हैं, तो अब इन दोनों पैराग्राफ का सारांश यह निकलता है कि मानव भूगोल जो है, ये 2 घटक मानव और वातावरण,
इन दोनों के मध्य जो संबंध बने हैं वो संबंध बहुत ही जटिल तथ्यों पर आधारित है, बहुत कठिन तथ्यों पर आधारित है। इसीलिए इन मानव के द्वारा वातावरण के साथ में जो जटिल तथ्य पारस्परिक संबंध बनाए गए हैं, उन जटिल तथ्यों का पारस्परिक यानी आपस में, तो उन जटिल तथ्यों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम मानवीय भूगोल में केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर करते हैं। यानी मानव भूगोल के अंदर मानव द्वारा वातावरण के साथ में जो समायोजन किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है, उस संबंध का अध्ययन हम मानव भूगोल में तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम मानव को केंद्रीय भूमिका का रूप भी प्रदान करते हैं। यानी मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। पूरा मानव भूगोल इस मानव के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए इसको केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। अब यह मानव अनेक प्रकार के संबंध इस प्रकृति के साथ में स्थापित करता है, अनुकूलन करता है और समायोजन कर अपना विकास करता है। तो अपना जब यह विकास करता है तो उन सभी जटिल तथ्यों का, उन सभी मानव निर्मित दृश्यों का, उन सभी मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन हम इस मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं।